सभी जीवों में कई प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है और इन जैविक क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के अंग या अंगों का समूह या कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं या उन क्रियाओं को संपन्न करती हैं। तो जिस प्रकार से कोई सिस्टम जितना ज़्यादा जटिल होता जाता है, उसी प्रकार से हर जीव के अंदर कार्यों का भी जटिलता बढ़ती जाती है और इन कार्यों की जटिलता को सिंपल या सरल तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी जीवों में कुछ न कुछ व्यवस्था पाई जाती है। एक कोश के जीवों में अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है नियंत्रण और समन्वय के लिए, और बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो आज हम इस अध्याय के अंतर्गत मनुष्यों में किस प्रकार से और उच्च वर्गीय कशेरुकियों में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है उसका अध्ययन करेंगे। और उसके अंतर्गत सबसे पहले चीज कि हार्मोन्स क्या हैं, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय से उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और किस किस प्रकार की ग्रंथियां इस सिस्टम के अंतर्गत आती है या हार्मोन्स का निर्माण करती है, ये अध्ययन करें। तो सबसे पहली चीज कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। जीव शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी तंत्र हैं, विशेषकर कशेरुकी जो कि सबसे जटिल और उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, उनके शरीर में चूंकि कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, हर जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए, सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, जैसे कि रक्त के बहाव के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र, भोजन के पाचन के लिए, अवशोषण के लिए पोषण तंत्र होता है, ऑक्सीजन के अंदर ग्रहण करने और उसके द्वारा हीमोग्लोबिन को ग्रहण करने के लिए एक अलग तंत्र पाया जाता है जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के कई तंत्रों का समूह होता है कशेरुकियों का शरीर। तो उन सभी तंत्रों को खास बात यह है कि वे सभी तंत्र एक दूसरे से सहयोग बनाते हुए काम करते हैं और सभी अंग नियंत्रित प्रकार से काम करते हैं। तो इसके लिए शरीर में दो व्यवस्थाएं पाई जाती है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण जो कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वित होता है और नियंत्रित होता है, और दूसरे रसायनों के द्वारा। दूसरा नियंत्रण है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। रसायन के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा जीव शरीर में नियंत्रण करने की प्रक्रिया या अंगों का सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। तो जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय है, ये जिन रसायनों के द्वारा संपन्न किया जाता है, उन्हीं रसायनों को हम हार्मोन्स कहते हैं। कशेरुकियों में, मनुष्यों में यदि विशेष करके उदाहरण के साथ हम ले तो कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों की अलग अलग कैटेगरीज है या अलग अलग श्रेणी है। जैसे कुछ ग्रंथियां जो हैं वो बाह्य ग्रंथियां कहलाती है, इन सभी से रसायनों का निर्माण होता है और वो रसायन अलग अलग प्रकार से अपने द्वारा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो वे ग्रंथियां जिनमें की नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के द्वारा अपने द्वारा बनाए गए रसायनों को वो अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाते हैं, जहां पर कि वो अपने द्वारा कार्यों को नियंत्रित कर सके। दूसरी अंतः
स्रावी ग्रंथियां, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथियां, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की ग्रंथियां होती हैं मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें कि नलिकाएं पाई जाती हैं और वो अपने द्वारा बनाए गए रसायनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि लिवर में बनने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं या यकृत में बनने वाले रासायनिक पदार्थ, वो अपने द्वारा बनाए गए रसायनों को यानी पित्त को नलिका के द्वारा अपने लक्ष्य अंग यानी जहां उनको कार्य करना है, इंटेस्टाइन या जिसको हम आंत कहते हैं, वहां तक पहुंचाते। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है या ग्लैंड विदाउट डक्ट्स, जिसमें कि बनने वाला रसायन सीधे ब्लड में स्थानांतरित हो जाता है, विसरित हो जाता है और रक्त के द्वारा या ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर में फैलता है। लेकिन वो काम वहीं पर करता है जहां उसका निर्धारण है, यानी सिर्फ वो अपने लक्ष्य अंग में ही जाकर के कार्य करता है। जैसे कि यदि हड्डियों का विकास होना है तो जो वृद्धि हार्मोन है वो जाकर के हड्डियों को ही प्रेरित करेंगे, अपना कार्य वहीं करेंगे, वो जाकर के मसल्स या फिर स्किन आदि को प्रभावित नहीं करते। अतः वे अंग जिनके को ये प्रभावित करते हैं वो इनके टारगेट ऑर्गन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का दोनों का मिला जुला रूप मिश्रित ग्रंथियों में पाया जाता है। मतलब मिश्रित ग्रंथियां ऐसे हार्मोन्स, ऐसे रसायन बनाती हैं जो कि नलिकाओं के द्वारा अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं, और दूसरे वे ऐसे रसायन भी बनाती है जो डायरेक्ट रक्त से होकर के, रक्त में होकर के पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं या अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकार की ग्रंथियां कशेरुकियों में देखा गया है। और चूंकि हम मानव के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो मानव में भी ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिखते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण आप देख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और मिश्रित ग्रंथियों का उदाहरण है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप। इन तीनों में हार्मोन्स जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले रसायनों को, जो कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं के वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं, जनन आदि के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और अंगों का समन्वय कराते हैं, उन रसायनों को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स का रिलेशन अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो ये जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कुछ प्रमुख रूप से पाई जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त शरीर में कुछ ऐसे भी अंग पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि न होते हुए भी वे इस सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। तो इन सबको ऐसे अंग जो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन सबको हम एक साथ मिलाकर के एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम न केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों का बना होता है, बल्कि इसके अतिरिक्त दूसरे अंग जो कि पोषण में या उत्सर्जन आदि में मदद करते हैं, वो भी हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अतः वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। तो हार्मोन्स की परिभाषा यदि हम देखें, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले ऐसे रसायन
जो अंगों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और समन्वय कराते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, रक्त में आसानी से विसरित होते हैं और ये अपने लक्ष्य अंगों तक जा करके अपना कार्य करते हैं, उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। तो इनकी खास बात यह है कि ये रासायनिक रचना की दृष्टि से या तो प्रोटीन होते हैं या फिर अमीनो अम्ल होते हैं या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है या फिर स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड मतलब लिपिड्स और लिपिड्स जैसे चिकने पदार्थ, उनको स्टीरॉइड्स कहा जाता है और इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा शरीर से निष्कासित होती है, अंगों से निष्कासित होती है। सूक्ष्म मात्रा क्रियाशील होती है। ये सदैव निर्मित होते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही अपना काम करते हैं और कार्य करने के बाद ये जमा नहीं होते शरीर में और नष्ट होकर के शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं, चाहे वो यूरिन के द्वारा हो या फिर एक्सक्रीटा यानी वर्ज्य पदार्थ, मल पदार्थ के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। ये आसानी से कोशिका झिल्ली से विसरित होते हैं, यानी इनकी परमेबिलिटी, पारगम्यता बहुत अधिक होती है और ये दो प्रकार से काम करते हैं। या तो ये प्रोटीन का निर्माण करके अपना कार्य प्रदर्शित करते हैं या फिर कोशिका झिल्ली की परमिएबिलिटी को या पारगम्यता को प्रदर्शित करके या उसको प्रभावित करके अपना कार्य करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख ग्रंथियां हैं, मानव शरीर में जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, उसमें प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली है थायराइड ग्रंथि, दूसरी है पैराथायराइड, एड्रीनल, सुप्रारीनल, जिसको हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है, जिसको हम अधिविक ग्रंथि भी कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि। ये प्रमुख रूप से या शुद्ध रूप से एंडोस्ट्राइन ग्लैंड होती है या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। दूसरी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि जो कि मानव शरीर में पाई जाती है वो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक प्रकार। और तीसरे अन्य अंग या अन्य संरचनाएं। अन्य संरचनाओं में जनद, आहार नलिका, अपरा,
अपरा या जिसको प्लेजेंटा कहते हैं, और वृक्क इसी प्रकार से त्वचा और इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। इस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम के 3 हिस्से हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां और अन्य ग्रंथियां। तो इसमें जो सबसे मुख्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों, उसमें सबसे पहले अपन ले थायराइड ग्रंथि के बारे में कि ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और इन हार्मोन्स की अधिकता और कमी से कौन कौन से रोग मनुष्यों में होते हैं या क्या अनियमितताएं शरीर में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इनकी कमी और अधिकता से जो रोग होते हैं उनको फंक्शनल डिजीज या क्रियात्मक रोग कहा जाता है। तो इनकी एक निश्चित और निर्धारित मात्रा ही इन ग्रंथियों से निकलना चाहिए। तो सबसे पहले थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और हमारी जो श्वास नली है ट्रैकिया, उसके दोनों तरफ ये एक 4 भागों में बटी हुई ग्रंथि के रूप में दिखाई देती है। यदि हम थायराइड ग्रंथि को सामने से, गले के सामने से और पीछे के हिस्से देखें तो पीछे के हिस्से में गलेट पाया जाता है और गलेट के नीचे जो हमारी इसोफेगस है, इसोफेगस के पीछे की तरफ और सामने की तरफ ये ट्रैकिया से जुड़ा हुआ रहता है। तो ट्रैकिया जो है इस प्रकार से कार्टिलेज से बना होता है और गले के हिस्से में ठीक स्वर यंत्र के नीचे की ओर ये संरचना दिखाई देती है और ये काफी बड़ी होती है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से सबसे बड़ी होती है, जिसका वेट लगभग 30 से लेकर के 35 ग्राम तक के होता है और एक ढीली संयोजी ऊतक से ये संरचना बनी हुई होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स या पिंडक पाए जाते हैं। और इन पिंडकों की खास बात ये होती है कि इनकी जो दीवार है या इनका जो बाह्य आवरण है वो घनाकार एपिथेलियम से बना होता है। और घनाकार एपिथेलियम की खास बात कि इनका साइटोप्लाज्म हमेशा ग्रैन्युलर होता है या दानेदार होता है। तो बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा सकरा होता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के पिंडकों को जोड़ने वाली जो बीच की सकरी पट्टी होती है वो इस्थमस कहलाती है और ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा चौड़ा रहता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा रहता है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये 4 पिंडकों से बना हुआ है। इसके साथ साथ इसमें कुछ बीच बीच में और ग्रंथियां दिखाई देंगी, वो वास्तव में इससे जुड़ी हुई पैराथायराइड ग्रंथि होती है।
जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के एक्टोडर्म से, भ्रूण 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होता है, बाह्य चर्म होता है, उसी समय उस एक्टोडर्म से इस थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है। और निर्माण के समय जो जिह्वा का, जीभ का पीछे का हिस्सा होता है, ग्रसनी में, या जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, बकल कैविटी या माउथ के पीछे का हिस्सा, वहां पर जीभ के ठीक नीचे के हिस्से में इसका विकास होता है। और रासायनिक रचना की दृष्टि से यदि देखा जाए, मॉर्फोलॉजी और इसकी एनाटॉमी देखा जाए, तो ये पूरा विशेष करके इसके पुटिकाओं के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर जो द्रव भरा रहता है, उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन और आयोडीन होता है। इसीलिए जब भी आयोडीन की कमी होती है तो उससे कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। इस्थमस, थायराइड ग्रंथि, उसके साथ साथ ये छोटी ग्रंथियां पैरा थायराइड, ग्रंथि। यदि और इसको विस्तार पूर्वक देखा जाए तो बाहर संयोजी ऊतक का ढीला स्तर होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, और उसमें ये फॉलिकल्स या पुटिकाएं या लोब्स जो कि घनाकार ग्रंथिल एपिथेलियम से बना होता है, और इनके मध्य में एक गाढ़ा चिपचिपा कोलाइड भरा रहता है जिसको आइडोथायरोग्लोब्युलिन कहा जाता है। आइडोथायरोग्लोब्युलिन एक कोलाइड गाढ़ा चिपचिपा हल्का सा ब्राउन कलर का दिखाई देता है, और इसका जो स्ट्रोमा का हिस्सा है, इस स्ट्रोमा में भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको सील सेल या पैरापुटिका कोशिकाएं कहते हैं। थायराइड ग्रंथि की संरचना में अभी अपन पढ़ रहे थे कि स्ट्रोमा का जो भाग है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको सी सेल्स या पैरापुटिका कोशिकाएं कहते हैं। पैरापुटिका कोशिकाएं या सी सेल्स, सी सेल्स भी कहा जाता है। और इन सी सेल्स के द्वारा भी कई प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है, लेकिन मुख्य हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं वो 3 प्रकार के निकलते हैं। और उन हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, वो है थायरॉक्सिन। इसको सबसे पहले कैंडॉल नामक एक साइंटिस्ट ने रवे के रूप में प्राप्त किया था, और रासायनिक रचना की दृष्टि से प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं। पहला है थायरॉक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं। इसका पूरा नाम यदि देखा जाए टेट्रा आयोडो थायरोनिन। दूसरा T3 कहलाता है, इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन कहते हैं। तीसरा जो है वो है थायरो कैल्सीटोनिन।
थायरोकैल्सीटोनिन, ये तीनों हार्मोन्स जो है थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं और इनकी कमी और अधिकता से कई प्रकार के रोग होते हैं। इसमें सबसे पहला है थायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको T4 शॉर्ट में T4 कहा जाता है और सामान्य रूप से थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। तो ये जो थायरॉक्सिन है इसका मुख्य काम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करना, शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण और नियमन करना, साथ में उपापचयी क्रियाओं की दर को बढ़ाना और शरीर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना। थायराइड ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि या टेम्परामेंट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। टेम्परामेंट ग्लैंड या स्वभाव ग्रंथि। थायरॉक्सिन से ज़्यादा सक्रिय T3 होता है। जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो निष्क्रिय रूप में निकलते हैं और फिर बाद में इनका आयोडीन की उपस्थिति में ये सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अम्ल होता है जिसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन ये आयोडीन के साथ मिलकर के T3 और T4 का निर्माण करते हैं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें पहली बीमारी जो है कमी से होने वाला। कमी से होने वाले रोग, ये फंक्शनल डिजीज है। याद रखिए, सभी हार्मोन्स की कमी या अधिकता से फंक्शनल डिजीज होता है। तो पहला है क्रेटिनिज्म। ये विशेष करके बच्चों में होता है, जिससे कि बच्चे का विकास नहीं होता, उपापचयी क्रियाओं की दर धीमी पड़ जाती है, वृद्धि रुक जाती है, त्वचा सूख जाती है और बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत कम होता है। दूसरा है थायरॉक्सिन की कमी से मनुष्य में जो रोग होते हैं उसमें पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा है मिक्सिडीमा, तीसरा है सामान्य घेंघा रोग, और चौथा है सामान्य रूप से हाशिमोटो रोग। क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, सामान्य घेंघा रोग या हाशिमोटो रोग, ये सामान्य रूप से थायरॉक्सिन और T4 और T3 इन दोनों की कमी से होता है, जिसमें कि बच्चों में विशेष करके इसकी कमी हो जाती है। बच्चे बौने रह जाते हैं, उनका विकास नहीं होता, उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो धीमी पड़ जाती है और उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। दूसरे है मिक्सिडीमा रोग, जिसमें कि वयस्कों में यदि इसकी कमी हो जाए तो चेहरे के और शरीर के अन्य भागों में, विशेष करके हाथ के हिस्से में और मुख्य रूप से तो चेहरे के हिस्से में त्वचा के नीचे टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे चेहरा फूला फूला दिखाई देता है और
इस रोग को हम मिक्सेडिमा रोग कहते हैं। जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्रंथि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण बनाने की या प्रोडक्शन की कोशिश करती है और इस कोशिश में ग्रंथि पूरी फूल जाती है और फूलने के कारण उसका आकार बढ़ जाता है और वो गले में उभरा हुआ दिखाई देता है और इस रोग को कहते हैं सिंपल गॉइटर रोग या सामान्य घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। इसीलिए हमको आयोडाइज्ड नमक खाने की सलाह दी जाती है। इन पोटेशियम आयोडाइड युक्त नमक यदि खाया जाए तो ये रोग आसानी से दूर हो जाता है। विशेष करके समुद्र तल के किनारे रहने वाले व्यक्तियों में ये रोग ज़्यादा नहीं होता क्योंकि सी फूड में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपस्थित होता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं, विशेष करके पूर्वांचल क्षेत्र में, चूंकि वहाँ पर भोजन में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में घेंघा रोग आसानी से देखा जा सकता है। हमारे जीवन भर के लिए एक चाय के चम्मच जितना आयोडीन पर्याप्त होता है, जो कि हमको सामान्य रूप से इस घेंघा रोग से बचा करके रखे। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रंथि जब हार्मोन्स नहीं बना पाती तो उसको बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ इंजेक्शंस या कुछ दवाइयाँ शरीर में दी जाती है और उन दवाइयों की वजह से जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये थायराइड का सुसाइड केस होता है या आत्महत्या, या थायराइड की आत्महत्या की क्रिया होती है और इस रोग को कहते हैं हाशिमोटो रोग, जिसमें ग्रंथि पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। दूसरे, यदि T3 और T4 अधिक हो जाए तो उससे शरीर में किस प्रकार की अनियमितताएं दिखाई देती है अधिकता से। तो सबसे पहली चीज कि चूंकि ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ जाती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, भूख अधिक लगती है, वेट लॉस होने लगता है। कमी से वेट बढ़ता है और अधिकता से वेट कम, या जो भार है शरीर का भार, वो कम होने लगता है और बार बार भूख लगती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, स्वभाव में परिवर्तन होता है और इसी वजह से इस ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि का नाम दिया गया है। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है जो कि सी सेल से या पैरापुटिका कोशिकाओं से निकलता है या स्त्रावित होता है, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, ये कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है मुख्य रूप से अस्थि से ब्लड में और ब्लड से अस्थि में, अस्थि से रक्त में और रक्त से अस्थि में, इन दोनों जगह पर कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में यदि कमी हो जाती है तो अस्थि से निकल करके वो रक्त में चला जाता है कैल्शियम आयन, और जब अस्थि में कमी जाती है तो रक्त से वापस अस्थियों में जमा होता जाता है। तो इस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन। दूसरी ग्रंथि है पैराथायरॉइड, इसको कॉलिप्स हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे बनने वाला हार्मोन जो है वो कॉलिप्स हार्मोन कहलाता है। पैरा थायराइड, ट्रैकिया के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि के साथ ये छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से इन ग्रंथियों को पैरा थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है पैराथॉर्मोन।
पैरा पैराथॉर्मोन या कॉलिप्स का हार्मोन। क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज कॉलिप नामक साइंटिस्ट ने की थी और इसका काम भी उसी प्रकार का होता है कि ये सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट आयन इनके अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करते हैं, इनका मुख्य काम जो है वो अस्थि नियमन है, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया, ब्लड स्कंदन है, ब्लड की संरचना करने के लिए है, पेशीय संकुचन है, तंत्रिकीय संकुचन है, तंत्रिकीय नियमन है, इनको नियंत्रित करते हैं। तो इनसे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है पैराथॉर्मोन और दूसरा है कॉलिप्स हार्मोन, कैल्सिटोनिन। तो जो पैराथॉर्मोन है, जैसे कि नाम से लिख रहा है, पैराथायराइड से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन जिसमें लगभग 84 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करते हैं। यदि इसकी कमी हो जाए तो पेशीय संकुचन, तंत्रिकीय संकुचन वो प्रभावित होते हैं और पेशियों में जकड़न आ जाती है और टिटनेस जैसी बीमारी से जकड़न के कारण गले की जो पेशियां विशेष करके संकुचित हो जाती हैं और आदमी की मौत भी हो सकती है यदि इसकी कमी हो जाए पैराथॉर्मोन की। पैराथॉर्मोन की वाले रोग जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और उस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से मतलब रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की मात्रा कम हो जाने की वजह से पेशीय संकुचन विशेष करके गले के हिस्से में ज्यादा हो जाता है, जिससे टिटनेस के कारण आदमी की मौत हो जाती है। अधिकता से होने वाले रोगों में एक प्रमुख बीमारी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस दूसरा गुर्दे की पथरी भी होती है। गुर्दे की पथरी जो है वो कैल्शियम आयन के ब्लड में ज्यादा से ज्यादा निकलने के कारण, अस्थियों से कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन जब ज्यादा मात्रा में ब्लड में चले जाते हैं तो वो गुर्दे से छन छन करके बाहर निकलते हैं यूरिन के साथ और गुर्दे में उनका जमाव होने लगता है, पित्ताशय में भी उनका जमाव होने लगता है, विशेष करके गुर्दे में ज्यादा जमता है, इसलिए गुर्दे की पथरी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस विशेष करके महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा होती है क्योंकि स्त्रियों में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र, जिसकी वजह से रक्त के साथ, रक्त की कमी के साथ साथ कैल्शियम आयन की भी कमी होती जाती है
और इस वजह से उसमें चूंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अस्थियां उनकी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और अस्थियों के कमज़ोर होने के कारण कमर का दर्द और पैरों में ज़्यादा दर्द होता है और अस्थि भंगुर हो जाती है, टूटने का भी डर रहता है हड्डियों के, और इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, गुर्दे की पथरी। और ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य है। और एक और बीमारी जो देखी गई है वो है हाइपर कैल्सीमिया। रक्त में इसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पैराथॉर्मोन रक्त से हड्डी में और हड्डी से रक्त में कैल्शियम आयनों का नियंत्रण और नियमन करता है। ये दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन के विपरीत काम करता है। ये रुधिर से, जब रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो रुधिर से यानी ब्लड से अस्थियों में कैल्शियम आयन को इकट्ठा करने का काम करता है। इस प्रकार से पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले जो दो प्रमुख हार्मोन हैं, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, ये इनकी कमी से कई प्रकार के रोग हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो सामान्य रूप से देखा गया है, गुर्दे की पथरी और हाइपर कैल्सीमिया। तीसरी जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है एड्रीनल ग्रंथि, या जिसको सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर ये इस प्रकार से ग्रंथि स्थित होती है। गुर्दा या किडनी, और ये एड का मतलब है जुड़ा हुआ, गुर्दे से जुड़ा हुआ, एड्रीनल ग्रंथि। इस एड्रीनल ग्रंथि की संरचना जो है ये भी गिल स्लिट से होती है। भ्रूण अवस्था में हमारी जो ग्रसनी होती है उसमें कई छेद पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स जिनको कहा जाता है, और इन गिल स्लिट्स के ही द्वारा, इन गिल स्लिट्स के ही मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच के हिस्से से इस एड्रीनल ग्रंथि का विकास होता है। तो इस एड्रीनल ग्रंथि की यदि आंतरिक संरचना देखी जाए तो इसमें दो हिस्से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स का हिस्सा कहलाता है, और अंदर का हिस्सा मेड्यूला कहलाता है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्षेत्र दोनों से ही हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के निकलते हैं। तो सबसे पहले अपन ले कि एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनकी कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले जिनको हम कॉर्टिकल हार्मोन कहते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, कॉर्टेक्स के निकलने वाले हार्मोन्स। जो प्रमुख हार्मोन्स कॉर्टेक्स के रीजन से निकलते हैं उसमें सबसे पहला और प्रमुख हार्मोन है वो है सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तीसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
और चौथा है कॉर्टिसोन। सबसे पहला और प्रमुख हार्मोन है लिंग हार्मोन। प्रत्येक मनुष्य में दोनों प्रकार के लिंग हार्मोन निकलते हैं जिनको मेल और फीमेल हार्मोन कहा जाता है। मेल हार्मोन्स या नर हार्मोन जिनको एक साथ एंड्रोजेंस कहते हैं, और मादा हार्मोन जिनको एस्ट्रोजेंस कहा जाता है, एस्ट्रोजेंस। दोनों प्रकार के हार्मोन के कारण जो लक्षण है वो दोनों प्रकार के मिश्रित लक्षण प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। जैसे महिलाओं में मूंछ की उपस्थिति एक ऐसा लक्षण है जो कि नर हार्मोन के कारण होता है, परंतु जो संबंधित हार्मोन है, जैसे यदि फीमेल है तो फीमेल में जो एक्स्ट्रा उसके जननों से निकलने वाले, उसके गोनाड से, अंडाशय से निकलने वाले जो फीमेल हार्मोन है और ये मादा हार्मोन, ये मिल करके अपने प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसीलिए नर हार्मोन की का जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। यदि किसी प्रकार से ये नर हार्मोन किसी फीमेल में ज्यादा मात्रा में निकले तो उसमें दाढ़ी मूछें निकलने लगती है, आवाज भारी हो जाती है और जनन की दृष्टि से ये अक्षम्य हो जाते हैं या फिर अक्षम हो जाते हैं। यदि कि कोई नर है तो उसमें किसी प्रकार से यदि मादा हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में निकले तो उसमें फीमेल लक्षण जैसे आवाज पतली हो जाती है, मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता और शुक्राणुओं का बनना और जननों का विकास भी कम होता है। यदि किसी बच्चे में नर हार्मोन ज़्यादा निकले तो समय से पहले उसमें शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यदि कोई फीमेल है और बचपन में ही यदि मादा हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो अल्पायु में ही वो जनन की दृष्टि से सक्षम हो जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि पेरू में एक 5 साल के जो लड़की है वो एक बच्चे को जन्म दी थी बहुत साल पहले, जो कि इन्हीं लिंग हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है। वास्तव में ये नर और मादा हार्मोन जिनको हम एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस कहते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के भी विकास करते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका प्रमुख काम है पानी, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये ग्लूकोज उपापचय से संबंधित है, विशेष करके प्रोटीन और वसा इनका भी उपापचय करता है, पर प्रमुख रूप से ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण और नियमन करता है। और कॉर्टिजोन ये भी सोडियम और पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और पानी के अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करता है। इसकी कमी और अधिकता से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यदि हम देखें तो उसकी अधिकता से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। और इस एडिसन डिजीज में पेशियां जो है वो शिथिल हो जाती है, सहवास की इच्छा समाप्त हो जाती है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और आदमी जो है वो समय से पहले ही अशक्त हो जाता है। कॉर्टिजोन इसकी भी कमी यदि हो जाए तो सोडियम पोटेशियम आयनों का अवशोषण कम हो जाता है, जिसकी वजह से तंत्रिकीय नियमन में कमी आने लगती है। तो आज इस अध्याय में हम लोगों ने एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा और उसकी कमी और अधिकता से कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप कमी और अधिकता से होने वाले रोगों को पृथक पृथक लिखेंगे और उनके लक्षण लिखेंगे। धन्यवाद।